जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 45 डेज़ का क्रैश कोर्स प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग डेली एक वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बहुत बेटर तरीके से हम बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर सकें। इसमें हम लेक्चर, साथ में पीवाईक्यूज़ और भी बहुत सारा कुछ इंक्लूड करेंगे, जो आपको जल्दी ही हमारे वेबसाइट पे लिंक में मिल जाएगा। तो आज की क्लास की अगर मैं बात करता हूँ, तो आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक, बेसिक इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बिना बेसिक्स पढ़े हेलो एल्केन, हेलो एरीन और अल्कोहल फिनॉल एथर जैसे चैप्टर को अगर हम करते हैं तो वही प्रॉब्लम आएगी जो प्रॉब्लम अभी आपको इस जनवरी में फेस करना पड़ रहा है। तो हम अपना अगर बेसिक्स कवर करते हैं, जो कि आज की क्लास में मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा, केवल इतना कवर कर लेने से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आपको डे टू डे लाइफ में आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारा प्रॉब्लम बस केवल एक लेक्चर से कवर किया जा सकता है। तो अगर हम इस बेसिक्स को समझे ढंग से, ठीक, तो कुछ भी प्रॉब्लम आगे के रिएक्शंस को समझने में नहीं होगा। तो आगे जैसे जैसे ये लेक्चर आने वाले दिन में मैं और लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा, याद रहे हर लेक्चर में मैं इस लेक्चर का बात करूँगा कि याद करो कि मैंने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह का ये सब कुछ बताया था। तो इसे बहुत ध्यान से समझें। इस 45 या 50 मिनट के लेक्चर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। तो हम बेसिक्स देखते हैं। इसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा बेसिक्स कवर करूँगा। इसके अलावा आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम शुरू करेंगे। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन जो है वो आखिर करता कौन है। ठीक, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि कब एल्कीन रिएक्शन करता है, कब एल्कीन रिएक्शन करता है, कब एल्काइन रिएक्शन करता है, कब हेलो एल्केन रिएक्शन करता है, कुछ भी कब रिएक्शन करता है। सो क्लियरली मैं एक लाइन में अगर बताऊं, एल्कीन जो है, एल्कीन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एल्केन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब कि हमारे पास रिएक्शन के लिए, ठीक है, काफ़ी कम ही टर्म बच जाएंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इनडायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं पाई बॉन्ड, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं पाई बॉन्ड, या फिर या फिर या फिर कोई भी हेट्रो एटम। हेट्रो एटम किसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेट्रो एटम कहते हैं वो एटम जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो, हेलोजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो। तो कोई हेट्रो एटम अगर हमें दिखाई दे तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, या फिर पाई बॉन्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, सिग्मा बॉन्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के लिए अगर दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे हटाता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे पाई बॉन्ड जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, कैसे पाई बॉन्ड जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो इसके लिए हम बहुत बेसिक सा थ्योरेटिकल अप्रोच रखेंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, एक और कार्बन अगर मैं ले लूँ और बेटर तरीके से समझाने के लिए कि आखिर रिएक्शन में ये कैसे पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एक एल्कीन है, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर मैं इसका रिएक्शन किसी भी रिएजेंट से करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका रिएक्शन HCl से करना चाहूँ, अगर मैं इसका रिएक्शन HCl से करना चाहूँ, तो हम प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? कहानी बहुत आसान है, बहुत आसान है। कार्बन का जो बिहेवियर है, कार्बन का पूरा बिहेवियर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। कार्बन का जो बिहेवियर है, कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन बिहेवियर। ठीक, इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। नाम जानने की अभी जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि कार्बन जहां भी देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एबिलिटी रखता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एबिलिटी रखता है। तो अगर मैं इस एल्कीन का रिएक्शन करना चाहूँ HCl से, याद रखना जो भी रिएक्शन बता रहा हूँ वो सब में अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरल रिएक्शन है ये सारे। तो जैसे ही तुम्हें पाई बॉन्ड नजर आता है, जैसे ही तुम्हें पाई बॉन्ड नजर आता है, पाई बॉन्ड पे हाथ रख लो और देखो इस तरफ कितने कार्बन है। कितने कार्बन है? इस तरफ 2 कार्बन है, और उस तरफ कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। कार्बन का बिहेवियर मैंने बताया कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये दोनों कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस तरफ, क्योंकि कार्बन का बिहेवियर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू आउट दी चेन, तो वो डोनेट करेगा इधर से इधर की तरफ। वहीं पे अगर इस कार्बन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 1 कार्बन है, ये अकेला कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 1 कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन वो इस तरफ डोनेट करेगा। बहुत आसान है। पाई बॉन्ड पे हाथ रखेंगे, 2 कार्बन इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 1 कार्बन इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या लगता है कौन डोमिनेट करेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे ये 2 कार्बन ही डोमिनेट करेंगे,
ये इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर की तरफ ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमें पाई बॉन्ड नज़र आए, जब भी हमें पाई बॉन्ड नज़र आए, हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ। तो ये जो एरो नज़र आ रहा है, ये जो एरो नज़र आ रहा है, ये एरो दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जा रहा है, ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ जा रहा है, ठीक। और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। जब भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये सब लोगों को पता होगा। तो जैसे ही हम ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव और यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव। क्वेश्चन इज कि क्यों यहाँ पे नेगेटिव लिखा है? क्योंकि अभी अभी हमने डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गया है तो नेगेटिव आएगा और इलेक्ट्रॉन जिसने दिया है उस पर पॉजिटिव आएगा। एक और चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये किस चीज़ का साइन है, इसको कहते हैं डेल्टा, ठीक है। ये जो चार्ज है वो थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलप होता है जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए इस पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आया है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और सब लोगों को पता है कि ये जो नीचे वाला बॉन्ड है वो सिग्मा है, वो ब्रेक नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं HCl की तरफ जाके देखूं तो HCl ब्रेक होगा। सब लोगों को पता है कि HCl एक एसिड है जो टूटता है H+ और Cl- में। H+ कहाँ जाके अटैक करेगा? ऑब्वियसली H+ जो है वो माइनस में जाके अटैक करेगा और Cl- जो है वो जाके अटैक करेगा प्लस के ऊपर, Cl- प्लस के ऊपर अटैक करेगा। अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट लिखूं यहाँ पे तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड टूट चुका है तो एक ही बॉन्ड बचा हुआ है, इस प्लस पे आके जुड़ेगा माइनस, दैट इज क्लोरीन, और इस CH2 पे आके जुड़ेगा H और ये हमारा प्रोडक्ट होगा। कितना आसान सा रिएक्शन है, बट यही हमें नहीं समझ आता कि कब कहाँ कोई चीज़ जुड़ जाता है। तो अगर हम HCl की बात करें तो HCl टूटेगा H+ और Cl- में, H+ जुड़ जाएगा CH2 पे, मतलब जिस पे नेगेटिव दिख रहा है, और माइनस जो है वो प्लस पे जुड़ जाएगा, और इस तरह से हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए। अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास CH3, कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो डाउट है हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, कुछ लोग तुरंत पूछेंगे कि क्या हो सर जब पाई बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन हो, बराबर कार्बन हो, पाई बॉन्ड के इधर भी 2 कार्बन, पाई बॉन्ड के उधर भी 2 कार्बन, तो बॉन्ड किधर ब्रेक करेंगे? ऐसे केसेस में बच्चों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जिधर मन उधर ब्रेक करो जब सिमेट्रिकल एल्कीन हो, ठीक है। ये बॉन्ड किधर भी ब्रेक हो सकता है, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। यू ऑल नो दैट कि HBr एक एसिड है तो ये टूट जाएगा H+ में और Br- में, और Br- को हम प्लस पे जोड़ देंगे और प्लस को हम माइनस पे जोड़ देंगे और हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया हमारे पास, और यहाँ पे CH, यहाँ पे H जुड़ गया, और यहाँ पे हमारे पास पहले से ही एक CH3 हुआ करता था। तो ऐसे ही हम बहुत सारे रिएक्टिंग एजेंट को, ठीक है, इस एल्कीन पे रिएक्ट करा सकते हैं, और केवल एल्कीन ही क्यों, एल्काइन से भी इसका रिएक्शन कराया जा सकता है। एक एग्जांपल मैं एल्काइन का भी समझाता हूँ। अगर हमारे पास सेम एक एल्काइन है 3 कार्बन का, और हमारे पास वापस से एक एसिड है, फॉर एग्जांपल HBr ही ले लेते हैं एसिड में, ठीक है। क्वेश्चन इज कि हर बार एसिड ही क्यों ले रहा हूँ? कुछ भी ले सकते हो यार, जो प्लस और माइनस में ब्रेक हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉर्मल एक तरीका समझो और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो, ठीक। अगेन हमारे पास क्या नजर आ रहा है? पाई बॉन्ड, बट इस बार कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है, पहला वाला सिग्मा 2 पाई। इस बार क्या होगा? कुछ नहीं, सेम रिएक्शन करना है, लेकिन तब तक जब तक सारे पाई बॉन्ड ना टूट जाए। तो एक चेन में जितने भी पाई बॉन्ड हैं वो सारे जब तक टूट ना जाए तब तक रिएक्शन होता रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे, कहाँ से कहाँ, कहाँ बताया मैंने? ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ। तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। अगेन दिस HBr इज ब्रेक इनटू 2 पोर्शन, H+ एंड Br-। Br- जो है वो फिर से इस प्लस पे जुड़ जाएगा, प्लस इस माइनस पे जुड़ जाएगा, एंड योर प्रोडक्ट विल बी CH3 CH सिंगल, सॉरी 2 बॉन्ड बचा हुआ है ना अभी, एक सिग्मा और एक पाई अभी भी बचा हुआ है क्योंकि एक ही पाई ब्रेक किया हमने। इस पे जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन और इस पे जुड़ जाएगा एक ब्रोमीन। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक पाई बॉन्ड बचा हुआ है, एंड यू हैव टू नो दैट कि हम एक HBr वैसे भी रिएक्शन में नहीं यूज कर सकते हैं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जब तुम एक एल्काइन लेते हो, 3 कार्बन का एल्काइन, इसका फिजिकल स्टेट लेट सपोज लिक्विड है, ठीक, तो क्या तुम एक एल्काइन बीकर में डाल सकते हो? बिल्कुल नहीं। एक बीकर अगर हम लेंगे, अगर उसमें हम 2 ड्रॉप भी एल्काइन का डालते हैं तो भी वो एवोगैड्रो नंबर के मल्टीपल में होता है। एक ड्रॉप में बहुत मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेम अगर मैं एक मतलब अगर मैंने HBr ऐड किया उस बीकर में, तो एक HBr नहीं है, उसमें मल्टीपल HBRs हैं, बहुत सारे HBr हैं, एंड दैट्स वाई जैसे ही एक एल्काइन HBr के साथ रिएक्ट करके एक एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक, एक HBr अपने आप फिर से यूज हो जाएगा, अपने आप। अब तुम बोलोगे कहाँ से आया? बीकर में पड़ा हुआ था वो HBr, ठीक है, बीकर में वो HBr पड़ा हुआ है, जो कि ब्रेक होगा अगेन H+Br- जैसा कि तुमने सोचा है, और ये तुम रिएक्शन जानते हो, फिर से ये ब्रेक होगा बिल्कुल वैसे ही, कुछ उल्टा नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम ब्रेक होगा माइनस में, और यहाँ पे आएगा प्लस, ये फिर से टूटेगा H+ और Br- में, H+ और Br- में, और ये जो H+ तुम देख रहे हो ये फिर से यहाँ आगे जुड़ जाएगा, और ये Br- इस वाले कार्बन पे आगे जुड़ जाएगा। व्हाट इज योर प्रोडक्ट? तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3C, सॉरी यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा है, पहले से था नहीं वो H, तो यहाँ पे C, पहले से यहाँ पे एक Br जुड़ा हुआ था, तो पहले से हमारे पास एक Br इस कार्बन पे था, एक और Br हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, एक और Br जो यहाँ से आया वो जुड़ गया, ठीक, सिंगल बॉन्ड बच गया क्योंकि अब लास्ट वाला पाई बॉन्ड भी हमने ब्रेक कर रखा है। CH पहले से था, ठीक, एक हाइड्रोजन पहले से जोड़ रखा था हमने, और एक हाइड्रोजन और आगे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से एल्काइन भी सेम प्रोसेस में सेम रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम पाई बॉन्ड ब्रेक करके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आगे मैं इसी क्लास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ाऊंगा, वहाँ भी सेम ही प्रोसेस यूज करेंगे, याद रखना। इनफैक्ट लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम सेम प्रोसेस यूज करते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक पे आता है माइनस, एक पे आता है प्लस। कैसे डिसाइड करेंगे किस पे माइनस आएगा किस पे प्लस आएगा? हमेशा पाई बॉन्ड ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ तोड़ेंगे, एरो बनाएंगे ऐसा, माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे, और जो अटैकिंग रिएजेंट है वो टूटेगा प्लस और माइनस में, और प्लस और माइनस में जब वो टूटेगा तो प्लस वाला पोर्शन नेगेटिव पे और माइनस वाला पोर्शन पॉजिटिव पे जोड़ देंगे। बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है, ठीक। इसमें थोड़े बहुत इनोवेशंस हो सकते हैं, वो हम रेगुलर क्लासेस में बात करेंगे, बट फिलहाल इससे तुम नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर तो आराम से ही फाइंड कर सकते हो। इसमें थोड़े बहुत पेरोक्साइड और बाकी सबकी चीज़ें की बात होती है, वो हम आगे की क्लास में बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि हम पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक। और अगर मैं सीरियसली बात करूँ तो अगर तुम हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनोल एथर कोई भी चैप्टर खोलो, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में जाओ तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे। अब अगर मैं पाई बॉन्ड ब्रेक करने की बात करूं, ठीक है, अभी हमने सीखा कि कैसे पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक। इस सेम रिएक्शन को हम मल्टीपल रिएजेंट के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इस तरह से एल्कीन लिख देता हूँ, क्योंकि अब कितने कार्बन है कितने नहीं वी डोंट नो, मैं इसे जनरलाइज करना चाहता हूँ। और कोई भी ऐसा रिएजेंट ले लेते हैं जो कि प्लस और माइनस में टूट जाएगा, कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं कि HCl HBr ही लो, तुम कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा मन था इस बार मैं NaHSO3 ले लूँ, NaHSO3 ले लो। अब तुम बोलोगे ये तो बहुत अजीब सा रिएजेंट है, कुछ अजीब सा नहीं है। तुम्हें पता है कि ये एक एसिड है और ये टूटता है Na+ और HSO3 माइनस में, HSO3 माइनस में, ठीक है, क्लियर। और फिर से ये बॉन्ड ब्रेक कर दो माइनस में और प्लस में, Na+ जो है वो Na+ जो है वो माइनस पे ऐड कर दो, और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो इस प्लस पे जुड़ जाएगा। एक ही पाई बॉन्ड है तो एक ही बार ब्रेक होगा, एंड दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। तो बहुत आसान है इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आंसर फाइंड करना, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे तो हमने एक प्रॉपर्टी समझ लिया कि कैसे हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करके देखेंगे कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा, और सीधे आंसर लिख लेंगे। मैं बहुत सारे एग्जांपल ऐड नहीं कर रहा है इस पे, ठीक। बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत सारे इससे रिलेटेड एग्जांपल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको बहुत डिटेल में समझेंगे हम जब ये लेक्चर आगे की तरफ बढ़ेगा, जब मैं इसे चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो मैं बार बार इसे यूज करूंगा, इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं घुस रहा हूँ। मैंने बस इतना ही बताया कि हाउ टू ब्रेक पाई बॉन्ड, और इसलिए टॉपिक का नाम ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड रखा था मैंने। बिल्कुल इसी तरह से मैं कार्बोकैटायन के बारे में भी बात करूंगा, बहुत लोगों को कार्बोकैटायन के बारे में पता होगा, बट फिर भी मैं इसे शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन के ऊपर जो है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है
उसके स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक टर्शियरी अल्कोहल है, मेरे पास एक टर्शियरी अल्कोहल है, उम्मीद है टर्शियरी अल्कोहल के बारे में सबको पता होगा। टर्शियरी अल्कोहल उस अल्कोहल को कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एटलीस्ट 3 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक, OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो एटलीस्ट 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। और अगर इसी में वो कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो केवल और केवल 2 ही कार्बन से अगर जुड़ा है, जैसे इस एग्जांपल में OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली बस 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। एंड यू नो दैट कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, क्या होगा प्राइमरी अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल होगा जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली बस एक ही कार्बन से जुड़ा हो, तो दिस गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, मैं अल्कोहल का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ इस टॉपिक को समझाने के लिए, क्योंकि टॉपिक में कार्बोकटायन है और कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि आखिर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ कैसे रहा है। ठीक, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, लेट्स सपोज, मतलब खुद से सोच के देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब कार्बन से कोई नेगेटिव चार्ज भाग जाएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अगर कार्बन से कोई नेगेटिव चार्ज निकलता है तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव छोड़ जाएगा, और अगर कुछ पॉजिटिव निकलता है तो नेगेटिव छोड़ जाएगा। ठीक, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने यहाँ पे OH रखा हुआ है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि OH के ऊपर चार्ज कैसा होता है, ऑब्वियसली OH माइनस। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से OH को हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से OH हटा दूँ तो OH जो है वो क्या अकेला निकल के चला जाएगा? नहीं, OH यहाँ से माइनस के फॉर्म में बाहर होगा, और अगर ये OH यहाँ से माइनस के फॉर्म में बाहर होगा तो वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से भी OH को बाहर निकाल दूँ तो वो कौन सा चार्ज छोड़ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। ठीक, एंड लास्टली इस प्राइमरी अल्कोहल से भी अगर मैं OH हटा दूँ तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। अब हमें ये जानना है इस टॉपिक में कि आखिर इन तीनों कार्बन में जो कि कार्बोकटायन है, ऐसा कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, ठीक, ये तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? क्यों देख रहे हैं हम ये स्टेबिलिटी? क्या ज़रूरत आ गया हमें इस स्टेबिलिटी को देखने का? क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे ना आगे, अभी इसके बाद ही मैं SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तो जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तो तुम देखना कि हम पहले डिसाइड करेंगे कि जो ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ है वो हटेगा या नहीं हटेगा। उसके लिए हमें कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी देखना होता है। कोई बात नहीं, हम आगे बात करेंगे, फिलहाल बस केवल स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं कार्बोकटायन की। ठीक है, तो ये 3 कार्बोकटायन है। कार्बोकटायन क्यों कह रहे हैं? कार्बो का मतलब कार्बन होता है ऑब्वियसली, और कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे 3 टाइप के कार्बोकटायन है। एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा कार्बन जो केवल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसा कार्बन जो केवल और केवल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमें ये देखना है कि इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन है। ठीक, आई नो दैट कि तुम्हें इसका आंसर पता होगा, तुमने कभी ना कभी सुना होगा इस बारे में। ठीक, बट फिर भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि कैसे कौन सा कार्बोकटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ, इस कार्बन की, तो इस कार्बन पे तीनों तरफ से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं अलग अलग। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट करेगा। क्यों? ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको क्यों डोनेट करेगा? अभी अभी हमने ये देखा, ठीक है, अभी अभी हमने ये देखा, ठीक, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में लिखा था दैट कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन बिहेवियर। ये लाइन याद रखना, मैं डेली हर लेक्चर में इस लाइन का यूज़ करूंगा कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है बिहेवियर में, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक, जहां भी जुड़ा होगा वो कार्बन इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर की तरफ सप्लाई करेगा, सीधा सीधा बात है। तो ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, सप्लाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसे, और ये जो नीचे कार्बन लगा हुआ है ये भी ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जितने भी कार्बन लगे हुए हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उस कार्बन के ऊपर, बिकॉज कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन बिहेवियर। तो ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इस कार्बन को 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 3 तरफ से। वहीं पे अगर इस कार्बन की तरफ हम देखें तो ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी कार्बन इसको डोनेट करेगा। इस कार्बोकटायन को 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, एंड लास्टली मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन को केवल और केवल एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, केवल एक तरफ से। ठीक, अब एक चीज़ याद रखना तुम लोग, एक चीज़ याद रखना, जो चार्ज होता है किसी भी कंपाउंड पे, जो चार्ज होता है, चार्ज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और इस एक लाइन से तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हो। याद है अभी अभी तुमने प्री बोर्ड दिया होगा,
अभी अभी तुम सब लोगों ने प्री बोर्ड दिया होगा और तुम्हें प्री बोर्ड में क्वेश्चन मिला होगा एसिडिक कैरेक्टर अरेंज करने के लिए, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या बेसिक कैरेक्टर पूछ लिया होगा अमाइन का, कुछ ना कुछ। हर क्वेश्चन का आंसर हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ समझो, ठीक है। जब मैं इसे अप्लाई करूंगा क्वेश्चंस में तो तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें दिखेगा कि कैसे तुम डिसाइड कर सकते हो कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और किसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है। एक छोटा सा पॉइंट याद रखना और सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। रादर देन कि तुम हर क्वेश्चन हर चैप्टर के लिए अलग अलग चीज़ों में भटक रहे हो, एक कॉमन सा चीज़ सीखो और तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो अगर किसी के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी कम है, और ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी के पास चार्ज ज़्यादा होगा तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, और अगर एनर्जी ज़्यादा है किसी भी चीज़ का तो वो स्टेबल कैसे हो सकता है? किसी भी चीज़ का स्टेबिलिटी कैसे मिलेगा? किसी भी चीज़ का स्टेबिलिटी तभी मिल सकता है जब उसका एनर्जी कम हो जाए, है ना। अभी तुम लोग टीन एज के हो, अभी धीरे धीरे तुम यंग हो जाओगे, तुम्हारा एनर्जी और बढ़ेगा, बॉडी में एनर्जी बढ़ेगा, तुम जानते हो, ठीक है, कि स्टेबिलिटी तुम्हारी बहुत कम हो जाएगी, है ना। तुम इधर उधर भटकोगे, घूमोगे फिरोगे हर कुछ, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगा तुम्हारे बॉडी का एनर्जी जो है वो कम होगा। जैसे जैसे बॉडी का एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ने लगेगा। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि एक जगह बैठे हो तो एक ही जगह बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तुम्हारा, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे बॉडी का एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा और तुम पूरी तरह से स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो रिमेंबर दिस कि अगर तुम चार्ज बढ़ाते हो तो स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा और हमेशा कम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं वापस क्वेश्चन पे आऊँ तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव था। तीन तरफ से इसे क्या मिल रहा था? इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो तीन तरफ से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो पॉजिटिव चार्ज पे तीन तरफ से नेगेटिव आएगा तो इसका चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? सोचो, अगर इसके पास पॉजिटिव वैल्यू है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, और इस पे तीन तरफ से नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, इसे तीन तरफ से नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस पे, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कम होगा। चार्ज का वैल्यू कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। वहीं पे अगर मैं इसकी तरफ देखूं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे केवल दो तरफ से ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दो तरफ से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज कम होगा, लेकिन एज कंपेयर टू दिस उतना कम नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे तीन तरफ से नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ पे दो तरफ से ही मिल रहा है, ठीक। और अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो इस पॉजिटिव में केवल एक तरफ से ही नेगेटिव आ रहा है, एक तरफ से नेगेटिव आ रहा है, इधर से नेगेटिव आ रहा है। ये भी पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, लेकिन उतना नहीं कम कर पाएगा जितना पहले वाले केस में कम कर पा रहा था, ठीक। एंड दैट्स वाई अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम खुद ही सब लोग डिसाइड कर सकते हो कि चार्ज कहाँ पे सबसे कम है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे सबसे कम है। ऑब्वियसली सब लोग बोलोगे कि पॉजिटिव चार्ज सर यहाँ पे सबसे कम है, क्योंकि तीन तरफ से नेगेटिव आने की वजह से चार्ज यहाँ सबसे कम हो गया है, ठीक। वहीं पे यहाँ पे केवल दो तरफ से नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे एक तरफ से आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ बच रहा है? सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस वाले केस में बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही तरफ से नेगेटिव मिल रहा था। और सबसे कम पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिलेगा तुम्हें? इस वाले में मिलेगा, क्योंकि तीन तरफ से नेगेटिव आ रहा था। सबसे कम चार्ज इसमें, इसलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा चार्ज इसमें, इसलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे कम। एंड दैट्स वाई तुम लोगों ने सुना होगा अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में, जहाँ भी तुमने सुना हो इस लाइन को, कि टर्शियरी कार्बोकैटायन, या फिर इस कार्बोकैटायन को 3 डिग्री भी कहते हैं। मैंने अभी बताया तुम्हें 3 क्यों कह रहे हैं, टर्शियरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से जुड़ा है, तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जुड़ा है, जहाँ से इसे तीन तरफ से नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री से, क्योंकि तीन तरफ से चार्ज मिल रहा है, चार्ज बहुत कम होगा, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से, ठीक, 1 डिग्री से। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज योर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर कोई कार्बन ही ना जुड़ा हो, कोई कार्बन ही ना जुड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, कि अगर मैं बोल दूँ कि CH3OH है, बस CH3OH, दैट इज मिथेनॉल, और अगर मैं यहाँ से OH हटा दूँ, OH माइनस के फॉर्म में अगर हटा दूँ, ठीक, OH माइनस के फॉर्म में हटा दूँ तो कौन सा चार्ज छोड़ जाएगा? पॉजिटिव। सब लोग देखो, क्या ये कार्बन किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट से जुड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज़ से जुड़ा है क्या? नहीं। क्या बोलेंगे इसे, कितना डिग्री है इसका? ये कार्बन किसी भी कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, तो इसे 0 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे, 0 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे, और इसे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला, ठीक है, इसे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला। दैट्स वाई इसका पॉजिटिव चार्ज कम ही नहीं होगा। एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा तो कम हो रहा था, एक तरफ से तो मिल रहा था, बट यहाँ तो कहीं से भी नहीं मिल रहा है, और इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज कम नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा चार्ज इसी का होगा, और ये सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल, ठीक। एंड
0 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। पता है कार्बन बहुत बहुत वियर्ड है, कार्बन बहुत वियर्ड है, ठीक। जैसे अगर मैं बताऊं तो कार्बन जो है वो डिसीजन मेकिंग है उसके पास, वो डिसीजन ले पाता है। जैसे ही OH बोलेगा ना कि ये सपोज समझ लो ये पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना राजा है, किंग है, मालिक है ये। जैसे ही OH बोलेगा कि मालिक मुझे निकलना है, मैं जा रहा हूँ OH माइनस बन के, तो ये कार्बन नहीं जाने देगा, क्योंकि ये बोलेगा कि अगर तुम माइनस के फॉर्म में जाओगे मैं बनूंगा प्लस, ठीक है, और मैं स्टेबल नहीं हूँ तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। ये OH लाख कोशिश कर ले लेकिन ये इस OH को नहीं छोड़ेगा। और यही सब कुछ हम आगे के रिएक्शंस में पढ़ने वाले हैं। तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि कब कोई चीज़ कार्बन से हटेगा और कब कोई चीज़ कार्बन से नहीं हटेगा, है ना, ठीक। तो यहाँ से ये जो CH3 है इस OH को नहीं जाने देगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन ये स्टेबल नहीं है। वहीं पे अगर मैं इस कार्बोकैटायन को बना दूं, मतलब इस अल्कोहल को बना दूं, ऐसे ऐसे बना दूं, और मैं तुमसे कहूँ कि ये OH हटना चाहता है, तुम बताओ ये OH हटेगा या नहीं हटेगा। तो जैसे ही OH हटना चाहेगा, इस कार्बन से बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, तो ये कार्बन देखेगा कि इसका डिग्री तो 3 है, इसका डिग्री तो 3 है, और हमने अभी डिसाइड करा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन तो बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री अगर होगा तो 3 तरफ से नेगेटिव मिलेगा, उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक। तो ये OH बोलेगा, सॉरी ये कार्बन बोलेगा कि हाँ तुम निकल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे निकलने की वजह से मैं थोड़ा स्टेबल तो हो रहा हूँ, और इसलिए यहाँ से OH को ये छोड़ देगा। लेकिन दिस नॉट पॉसिबल, ठीक है। और यही रीजन है कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो रिएक्टिव नहीं होता एज कम्पेयर टू दिस टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। बहुत सारी चीज़ हम आगे की क्लास में धीरे धीरे समझेंगे। अगर कुछ नहीं पता है हम धीरे धीरे सब कुछ समझ लेंगे कि कैसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कौन रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव, किसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। बस हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और समझेंगे चीज़ों को धीरे धीरे कि कैसे क्या हो रहा है। हो सकता है कि शुरुआत में चीज़ें आसान लग रही हों, प्रोडक्टिव ना लग रही हों, लेकिन जैसे ही हम इन बेसिक्स को नॉर्मल लेक्चर्स में, जो लेक्चर्स आगे के सेशंस में आने वाले हैं उनमें यूज़ करेंगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा है, ठीक। तो ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ये स्टेबल होने की वजह से ये रिमूव कर देगा, ठीक। तो काम की बात पे आते हैं। याद रखना कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। कार्बन अलाउ करेगा खुद को पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने में। 2 डिग्री का भी फॉर्मेशन कर लेता है कार्बोकैटायन, लेकिन कार्बन जो है वो 1 डिग्री और 0 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं करना चाहता। तो 1 डिग्री और 0 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब भी 1 डिग्री और 0 डिग्री कार्बोकैटायन की बात करोगे तो कार्बन जो है वो दूसरा पाथ फॉलो कर लेता है, लेकिन वो अपने पास से ग्रुप को नहीं हटने देता, ठीक है। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक जो इसी को बहुत डिटेल में समझाता है, ठीक है, इसी को बहुत डिटेल में समझाएगा, और वो है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। अभी जो मैंने तुम्हें समझाया कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन 3 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन 1 डिग्री और 0 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हम नहीं करेंगे। आओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब हम जो शुरुआत का जो टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाया, पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो क्लास 11th से बिलोंग करती थी, बट बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक में। लेकिन ये SN1 और SN2 जो है ये एक बहुत वैल्यूएबल मैकेनिज्म है जो क्लास 12th के पेपर में आता ही आता है, ठीक। 2 या 3 मार्क्स के बोर्ड्स के पेपर में तुमसे ये पूछ सकते हैं, लेकिन अभी भी मैंने इसे एक्सप्लेन करा है एक्चुअल में, ठीक। तो मैं शुरुआत करूंगा SN1 से, SN1 से, ठीक। SN1 से, इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे बुक्स में उल्टे डायरेक्शन से पढ़ा जाता है, उल्टा। पहले क्या लिखा हुआ है 1, ठीक। और ये 1 जो है वो मॉलिक्युलरिटी होता है। कहाँ से आया ये टर्म मॉलिक्युलरिटी? आई नो कि तुम सब लोगों को याद होगा कि केमिकल काइनेटिक्स में मॉलिक्युलरिटी का टर्म है, ठीक। तो ये 1 इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी है, और 1 को क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्युलर। तो दिस इज यूनिमॉलिक्युलर, 1 का नाम होगा यूनिमॉलिक्युलर। उल्टा पढ़ेंगे, N से हम कहते हैं इसे न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और S इज सब्स्टिट्यूशन, S इज सब्स्टिट्यूशन। तो दिस इज यूनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। नाम बहुत वियर्ड है, लग रहा है ना खतरनाक सा, कि पता नहीं कुछ तो खतरनाक सा पढ़ लेंगे अब हम लोग, बट कुछ भी नहीं है। अभी जो मैंने बताया हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, या उसी को दोबारा लिखने वाले हैं, एंड नथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल CH3 C, CH3 CH3 Cl, और यहाँ पे आ गया हमारे पास एक OH माइनस, यहाँ पे आ गया हमारे पास OH माइनस। बहुत आसान सा सुनो, ठीक। ये OH माइनस यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहता है। सब्स्टिट्यूशन पता है कि सब्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यहाँ से,
ठीक है, कोई चीज़ रिमूव हुआ और उसकी जगह पे आके कोई चीज़ जुड़ गया। सब्स्टिट्यूशन में बस सब्स्टिट्यूशन होता है, किसी भी चीज़ का एलिमिनेशन नहीं होता, कोई चीज़ मूव नहीं करता, रिमूव नहीं होता, ठीक है, बस एक चीज़ आके उसकी जगह पे आके बैठ जाता है, दैट इज़ योर जस्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद है न्यूक्लियोफाइल तो पता होगा सब लोगों को। न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हम उसे कहेंगे जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। तो OH माइनस नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे Cl को OH सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, क्यों OH Cl को क्यों सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि तुम सब लोगों को पता है कि Cl भी -1 चार्ज बियर करता है और OH भी -1 चार्ज बियर करता है। तो OH क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है और क्लोरीन OH को रिप्लेस कर सकता है, दोनों वाइस वर्सा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन रिएजेंट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा रिएजेंट किसको रिप्लेस कर सकता है। बट फिलहाल यहाँ पे OH जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस करना चाहता है। तुम जानते हो कि जैसे ही क्लोरीन हटना चाहेगा, ये इस कार्बन से पूछेगा। क्लोरीन खुद डिसीजन नहीं ले सकता है, डिसीजन कौन लेगा, कार्बन लेगा। क्लोरीन जैसे इस कार्बन से बोलेगा कि मैं तो निकलना चाहता हूँ, ठीक, तो ये कार्बन पहले देखेगा कि ये स्टेबलाइज हो रहा है या नहीं क्लोरीन के निकलने से, क्योंकि क्लोरीन जब निकलेगा तो कौन सा चार्ज बियर करेगा अपने ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Cl क्या होता है, माइनस होता है। तो जैसे ही यहाँ से क्लोरीन बाहर आएगा, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मैं इसे दूसरे स्लाइड पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, स्टेप 1 करके, ठीक है। स्टेप वन में क्या होगा कि हमारे पास ये जो 3 डिग्री हैलाइड था, मतलब कि क्लोरीन जो लगा हुआ है हमारे पास ये, ठीक, ये पहले स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जो क्लोरीन है, जो हम क्लोरीन देख रहे हैं यहाँ पे, वो क्लोरीन निकल जाएगा यहाँ पे माइनस के फॉर्म में। ऐसा क्यों हो रहा है, अभी अभी हमने जाना कि 3 डिग्री कार्बोनेट का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और ये एग्जिस्ट करेगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये होगा कि ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये जो OH माइनस का रिएक्शन करना था हमें, OH माइनस का, ये OH माइनस अब पीछे से आएगा, है ना, OH माइनस आएगा और ये OH माइनस जो है वो इस कार्बन पे जुड़ना चाहेगा, क्योंकि माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये OH आके इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे OH का एडिशन हो जाएगा। तो पहले क्या हटेगा, पहले क्लोरीन हटेगा, बनेगा कार्बोकैटायन और फिर पीछे से OH आएगा और फिर वो उस पर जुड़ के ये फॉर्म कर लेगा। तो ये स्टेप तुम्हें समझ आ रहा है, बहुत आसान है, बहुत आसान सा है। अगर मैं मेन रिएक्शन में भी समझाना चाहूँ, कहानी बहुत आसान है, क्लोरीन हटेगा OH जुड़ जाएगा, साफ साफ बात है। बट जब तुम बोल रहे हो सामने वाले को कि क्लोरीन हटेगा OH जुड़ जाएगा, तो तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए कि क्लोरीन इसलिए हटेगा क्योंकि ये 3 डिग्री है, ठीक। अगर क्या मैं यहाँ पे 1 डिग्री ले लेता, प्राइमरी हैलाइड ले लेता, CH3Cl ले लेता, तो क्या ये हटता, आंसर इज नो, ये नहीं हटता, ठीक है। फिर वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में भी होगा कुछ, बताता हूँ, बट फिलहाल ये चीज़ तुम्हें समझ आ गया कि जैसे ही क्लोरीन हटेगा उसके ऊपर आके OH जुड़ जाएगा। एक स्टेप में क्लोरीन हटेगा और दूसरे स्टेप में OH माइनस आगे जुड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 है, ठीक। तो अगर तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो तुम इस स्टेप को समझ पाओगे, नहीं तो मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड अगर कुछ जानना है तो जो हमारा अगला लेक्चर आएगा केमिकल काइनेटिक्स पे, हम वहाँ से भी मॉलिक्यूलरिटी को समझ लेंगे। तो जब मैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर अपलोड करूँगा आने वाले क्लासेस में, तो उसमें भी मैं इसका एग्जाम्पल दोबारा से बताऊँगा, तो तुम चीज़ों को रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ तो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ये जो स्टेप 1 है, इसमें जो पहला स्टेप है वो है स्लोएस्ट स्टेप, दैट इज योर स्लोएस्ट स्टेप, स्लो, ठीक। एंड इफ यू रिमेंबर दिस लाइन दैट स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर तुम्हें मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करना हो तो तुम्हें एक ऐसा स्टेप ढूंढना पड़ता है जो स्लो हो, ठीक, स्लो हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि स्लो है, तुम्हें नहीं पता चलेगा, एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो लिख के देगा कि रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। जैसे इसमें एरो पे स्लो लिखा होगा और इसमें एरो पे फास्ट लिखा होगा। जिस एरो पे तुम्हें स्लो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसमें जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है वही उसका मॉलिक्यूलरिटी होता है, ठीक, नंबर ऑफ रिएक्टेंट। स्लोएस्ट इस वाले एरो पे लिखा है, रिएक्टेंट का नंबर कितना है, 1 है 2 है, ऑब्वियसली 1 नजर आ रहा है,
ठीक, इसलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इस पे स्लो लिखा होता, इस पे स्लो लिखा होता तो कितने रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं तुम लोग को इसमें, 2, इसलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाता। लेकिन नहीं, यहाँ स्लो नहीं लिखा हुआ है, स्लो इस वाले स्टेप में लिखा हुआ है, दैट्स वाई इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 है। ठीक है, क्लियर। और मॉलिक्यूलरिटी 1 होने की वजह से ही इस SN के आगे जो टर्म लगा हुआ तुम देख पा रहे हो वो 1 है। ठीक, इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 है। अगर तुमसे पूछा जाता है पेपर में कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अगेन दैट केमिकल काइनेटिक्स थिंग। ठीक, तो अगर तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है तो स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होता है। तो अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 होगा। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो 1 हो जाएगा। ठीक, क्यों 1 होगा, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक, क्लियर। जहाँ पे एक स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है और दूसरे स्टेप में OH आके जुड़ जा रहा है, तो ये हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 और OH, और यहाँ से Cl- बाहर हो गया। इस रिएक्शन को मैंने दिखाया तो एक स्टेप में है, लेकिन एक्चुअल में यू ऑल नो दैट ये प्रोसीड हो रहा है 2 स्टेप में। पहले स्टेप में फॉर्म हो रहा है कार्बोकैटायन और दूसरे स्टेप में फॉर्म हो रहा है अल्कोहल, 2 स्टेप। ठीक, तो रिमेंबर दिस कि SN1 में स्टेप 2 यूज करते हैं, 1 स्टेप के लिए नहीं है, 1 मॉलिक्यूलरिटी के लिए है। तो 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है SN1, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आने वाले क्लासेस में जब मैं एनसीईआरटी के स्लाइड से या एनसीईआरटी के पेज बाय पेज तुम्हें दिखाऊंगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे हेलो एल्केन हेलोएरिन में ये रिएक्शन जो है वो लिखा हुआ है। ठीक, अब हम बात करेंगे SN2 की। SN2 SN2 में वही है जो तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऑब्वियसली हमें समझ आ गया कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा या 3 डिग्री हैलाइड होगा तो कार्बोकैटायन बन जाएगा, लेकिन क्या होगा अगर 0 डिग्री या 1 डिग्री ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये SN2 की बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे अगर मेरे पास एक प्राइमरी हैलाइड है, CH3Cl है, CH3Cl है, ठीक है, और हमारे पास एक OH माइनस है, ठीक। फिर से क्या रिएक्शन सर वही होगा, क्या यहाँ से क्लोरीन हटेगा OH जुड़ जाएगा? अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि क्लोरीन तो हटना चाहता है, बट क्लोरीन के पास डिसीजन मेकिंग है ही नहीं। डिसीजन लेगा कौन? ये कार्बन लेगा। जैसे क्लोरीन बोलेगा कि मैं तो हटना चाहता हूँ, मालिक मैं तो रिमूव हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, बट ये कार्बन उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि जैसे ये कार्बन उसे जाने की परमिशन देगा, ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री कार्बोकैटायन ये डायरेक्टली किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, और 0 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। इसलिए यहाँ से क्लोरीन तो रिमूव नहीं होने वाला, ये कार्बन उस क्लोरीन को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में पाथ बदल जाएगा, पाथ कैसे बदल जाएगा? देखो, इसे मुझे तुम्हें 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर से समझाना पड़ेगा। ठीक, इसके लिए हम लोग फिशर प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। इस डॉट से मैं इस एक कार्बन को दिखा रहा हूँ, और इस पे 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ, और जो आगे लगा हुआ क्लोरीन है उसे भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो डैश लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ये इस बोर्ड के पीछे की साइड है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, समझ रहे हो? ये कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन इधर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो पेन का पीछे वाला पोर्शन है, ये हाइड्रोजन, ये थर्ड वाला हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। ठीक है, और एक और हाइड्रोजन है, क्योंकि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है जिसे हम वेज से दिखाएंगे। वेज से दिखाएंगे। क्या है ये वेज? ये वेज तुम्हारी तरफ है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ है, ये हाइड्रोजन तुम्हारे उल्टे अपोजिट में, ये H और Cl तुम्हारे कॉपी में है। अगर तुम इसे कॉपी में बनाते हो तो ये एक हाइड्रोजन, ये क्लोरीन तुम्हारे कॉपी में बनेगा, ये हाइड्रोजन कॉपी से पीछे बनेगा, ये हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ बनेगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है,
और साथ में क्या है यहाँ पे OH माइनस है। अब देखो अजीब सा खेल होगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्लोरीन जो है उसे ये कार्बन हटने नहीं दे रहा है और ये OH चाहता है कि उसके ऊपर जुड़ जाए। तो पहले तो ये रिएक्शन इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि नहीं ये रिएक्शन तो करना ही है, तो तुम एक बीकर में बंद करोगे इसे और हीट अप करोगे या कुछ ऐसा रिएजेंट डालो या कुछ ऐसा करो ताकि इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़े। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये OH जो है वो बैक साइड से आएगा यहाँ पे। अब तुम बोलोगे बैक साइड से जगह कहाँ है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। नहीं, अभी मैंने बताया ये हाइड्रोजन पीछे की साइड है, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, ठीक है। ये हाइड्रोजन बैक साइड में है, पीछे की तरफ है। जैसे ये OH माइनस इधर से इधर की तरफ मूव करता हुआ आएगा, ठीक, बहुत हाई वेलोसिटी से ये OH इस कार्बन में स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, बहुत हाई वेलोसिटी से टकराएगा। और जब बहुत हाई वेलोसिटी से ये कार्बन इससे टकराएगा, ठीक, तो एक नया बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा इस वाले कार्बन से, ठीक है, एक नया बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। ये कार्बन था, ये वाला, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है जिसे हम डॉट से दिखा रहे हैं, इधर से पीछे से आके स्ट्राइक किया है OH ने, पीछे से स्ट्राइक किया है OH ने। अभी बॉन्ड बना नहीं है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, बॉन्ड बना नहीं है अभी, ठीक। और यहाँ पे इसके तीनों हाइड्रोजन है ना, ये तीनों हाइड्रोजन, दो मैंने नीचे बना रखा है, एक ऊपर बना रखा है। और जैसे जैसे ये OH बैक साइड से अप्रोच करेगा इस कार्बन की तरफ, नया बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे ये जो पुराना बॉन्ड है ना, क्लोरीन का पुराना बॉन्ड है, वैसे वैसे वो बॉन्ड टूटने लग जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि यू ऑल नो दैट कि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी नेचर होता है, वो हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा। OH इतना हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, कॉलिजन थियरी कहते हैं इसे, इतना हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है कि एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और जब नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ये कार्बन इधर की तरफ, तो ये इस वाले क्लोरीन से दूर होने लग जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है दिस इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट। वाई दिस इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कार्बन का 5 बॉन्ड नजर आ रहा है। और इंटरमीडिएट तब बोलते हैं जब कार्बन जो है वो मतलब कोई भी चीज़ अगर स्टेबल नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता रियल लाइफ में, तो उसे इस बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं और इंटरमीडिएट बोल देते हैं उसे। तो यहाँ पे ये कार्बन जो है वो टोटल 5 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है हमें, ठीक है, क्लियर। लेकिन ये डॉटेड लाइन से जो मैंने दिखाया है ये पुराने और नए बॉन्ड है। तो ये नया बॉन्ड है और ये पुराना बॉन्ड है, धीरे धीरे ये बन रहा है और धीरे धीरे ये टूट रहा है। जैसे ही ये बहुत हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कार्बन इसके साथ कर लेगा और ये क्लोरीन उधर से बाहर निकल जाएगा। ये कुछ ऐसा सा दिखेगा हमें, ठीक है। ये क्लोरीन बाहर आ गया और ये OH जो है वो बैक साइड से अटैक करने की वजह से इधर की तरफ बॉन्ड बना लेगा, है कि नहीं। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं इसे ताकि दिख पाए। तो यहाँ पे बैक साइड से एक OH आ जाएगा और क्लोरीन वहाँ से हट जाएगा। अब पता है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें? अब तुम बोलोगे सर हो तो वही रहा है, क्लोरीन हट के OH जुड़ जा रहा है, हो वही रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल अपोजिट बनेगा, मतलब इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड इन द सेंस कि क्लोरीन इस साइड जुड़ा हुआ था, लेकिन OH बैक साइड से आने की वजह से 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में गड़बड़ी होगी और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो फ्लिप कर जाएगा। फ्लिप इन द सेंस कि ये जो 3 हाइड्रोजन तुम इधर की तरफ देख रहे हो, ये फ्लिप करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl माइनस। कितना टाइम हो गया? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्टेड क्यों कह रहे हैं, समझ में आ गया? क्योंकि बैक साइड से अटैक होने की वजह से जो नया बॉन्ड बन रहा है वो पीछे की साइड बन रहा है, और पीछे बनने की वजह से देखो पहले यहाँ पे क्लोरीन था ऐसे, लेकिन बैक साइड से OH आने की वजह से ये पूरा का पूरा टर्म जो है ऐसे फ्लिप कर जा रहा है। कैसे फ्लिप कर जाएगा? NCERT इस लाइन को कहता है कि जैसे एम्ब्रेला, एम्ब्रेला जब तुम बहुत हाई वेलोसिटी विंड में जब लेके बाहर निकलते हो, बहुत तेज हवा बह रही है, तो तुम्हारा एम्ब्रेला फ्लिप कर जाता है उल्टे डायरेक्शन में। जैसे जैसे एम्ब्रेला उल्टे डायरेक्शन में खुल जाता है, फ्लिप कर जाता है, वैसे ही ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्ट हो जाता है, पलट जाता है,
ठीक है, इन्वर्ट हो जाता है। मैं इस इन्वर्जन पे क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आने वाले क्लासेस में जब तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो मैं इसे यूज करूंगा। ठीक, क्लियर। लेकिन अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो हाँ तुम सही हो, रिएक्शन बहुत हद तक बिल्कुल सेम दिखाई देता है कि क्लोरीन हट गया और OH आके जुड़ गया। तो अगर मैं केवल रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन तो तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, लेकिन यू ऑल नो दैट कि रिएक्शन इतना आसानी से नहीं हुआ है जितनी आसानी से जितनी आसानी से SN1 ने ये रिएक्शन परफॉर्म करा था, कि पहले क्लोरीन हट गया था, कार्बोकेटायन बन गया था, फिर वहीं पे आके OH जुड़ गया था। यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे इसे बैक साइड से आना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और ये इस रिएक्शन का रेट इतना फास्ट नहीं होता, ये रिएक्शन बहुत जल्दी नहीं होता, ये रिएक्शन होने में टाइम लगता है। ठीक है, कितने स्टेप में ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ है? ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ है केवल एक स्टेप में, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। और सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, और सिंगल स्टेप में जितने रिएक्टेंट यूज होते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूलिटी में काउंट होते हैं। तो तुम देख सकते हो कि इस रिएक्शन में, चूंकि ये पूरा का पूरा एक ही स्टेप में हो गया, तुम बोलोगे नहीं ये तो दूसरा स्टेप है, नहीं, ये इंटरमीडिएट है। ठीक, ये इंटरमीडिएट है, और मैंने कहा कि ये रिएक्शन में नहीं बनता, तो हमने बनाया क्यों है? बस समझने और समझाने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट है, कितने रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं तुम्हें इसमें? दो, एक ये और एक ये। दो रिएक्टेंट होने की वजह से इसका मॉलिक्यूलिटी 2 होगा। ठीक, जैसे हमने SN1 में देखा था कि वहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म हो रहा था, तो वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था। 2 स्टेप में जब रिएक्शन परफॉर्म होगा या एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म होगा, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप स्लोएस्ट है। जो स्टेप स्लोएस्ट होगा उससे मॉलिक्यूलिटी डिसाइड करते हैं। लेकिन ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसे देख के डिसाइड कर सकते हैं कितने रिएक्टेंट है, एक और एक, 2। दैट्स वाई इसका मॉलिक्यूलिटी क्या है? 2। ठीक, और नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा बाई मॉलिकुलर। यू ऑल नो दैट बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई मॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर, उल्टा पढ़ते हैं जैसा कि मैंने बताया, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई इट इज बाई मॉलिकुलर? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलिटी 2 है, बिकॉज इट्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट। बट SN1 में केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था स्लोएस्ट स्टेप में। ठीक, स्टेप तो एक है बट मॉलिक्यूलिटी 2 है, और वहाँ पे स्टेप 2 है बट मॉलिक्यूलिटी 1 है। तो इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, और इसे हम आगे बहुत सारे नेम रिएक्शंस में यूज करेंगे। याद रखना, इसके बिना हम ऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर तुम्हें इसको इस तरह, अगर इस रिएक्शन को तुम इस तरह से नहीं जान रहे थे पहले, तो ध्यान रखना कि इसी वजह से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें। जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो भी क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या कोई भी नेम रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं विलियमसन सिंथेसिस वगैरह का एग्जांपल लूँ, तो सब में यही यूज होता है, SN1 SN2। ठीक, तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक, कि कब SN1 यूज होता है और कब SN2 यूज होता है। अगर मैं इस पूरे स्लाइड को बहुत एक लाइन में कंक्लूड करूँ, तो जब भी तुम्हें किसी कार्बन का डिग्री 3 या 2 दिखाई दे, तो वो SN1 पाथ फॉलो करेगा, मतलब उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देंगे हम। और अगर हमें कार्बन में, ठीक है, केवल 1 डिग्री या 0 डिग्री नज़र आता है, तो हम उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जो न्यूक्लियोफाइल है, पहले तुम रिएक्शन ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमसे ज़बरदस्ती रिएक्शन कराने को कह रहा है, तो हमें उसे बैक साइड से लेके आना पड़ेगा, और फिर हम रिएक्शन कर सकते हैं उसे। इट विल टेक सम टाइम एंड द प्रोडक्ट विल बी इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो पेपर में अगर तुमसे पूछता है MCQs में या कभी भी कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट किस में बनता है, रिमेंबर दिस, SN2 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। वेयर एज SN1 में कैसा प्रोडक्ट बनता है? रिटेंटेड बनता है। रिटेंटेड मतलब जैसा था वैसा ही बनेगा, उसमें कुछ बैक साइड से वगैरह से आके अटैक नहीं होता। ठीक है,